क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख अनुच्छेद। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है कि सर्वप्रथम आर्टिकल अगर वन की बात की जाए तो आर्टिकल वन क्या कहता है, तो आर्टिकल वन कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल वन क्या कहता है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का इसमें उल्लेख मिलता है आर्टिकल वन में। अब बात यह की जाती है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत है क्या है, राज्यों का संघ है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल वन की बात की जाती है तो आर्टिकल वन में ही उल्लेख मिलता है भारत में संवैधानिक नाम की अगर बात की जाती है तो भारत में संवैधानिक नाम केवल दो हैं, भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल वन कहता है कि भारत के दो नाम है, भारत और इंडिया। जो संवैधानिक नाम, दो नामों का बर्डन मिलता है, दो नामों का यहाँ बर्डन मिलता है। जबकि अगर अनुच्छेद 2 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन की चर्चा की जाती है, प्रवेश या गठन की चर्चा की जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ में हम ये देख सकते हैं, इसके अर्थ में हम ये देख सकते हैं कि जब भी अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो 4 राज्य हम कह सकते हैं उत्तर भारत के लगे हुए हैं, जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान का कोई क्षेत्र अगर अपनी स्वेच्छा से भारत से जुड़ना चाहता है तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 के द्वारा उसे जोड़ लिया जाएगा तथा उसके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसमें अगर बात कभी की जाती है तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात की जाती है। अगर देखा जाता है अनुच्छेद 3 को, तो अनुच्छेद 3 में कहा जाता है राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है। अब नाम में परिवर्तन कैसा हो सकता है, तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा था कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जो नाम था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, लेकिन वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश है। और यह कब से है, तो 24 जनवरी 1950 से है। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के द्वारा होगा, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य का भी निर्माण किया जाता है। हम कह सकते हैं दूसरे राज्य का भी निर्माण हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 में उल्लेख मिलता है पहली और चौथी अनुसूची का। पहली और चौथी अनुसूची की बात की जाएगी तो पहली और चौथी अनुसूची का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 4 में मिलता है। दूसरी बात हम ध्यान रख सकते हैं कि यही अनुच्छेद क्या कहता है, यही कहता है 1969 में एक बाद आता है, 1969 में एक बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें कहा गया कि जितने भी राज्य हैं उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इनकी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। 28 राज्य अगर वर्तमान में हैं तो यह राज्य इनकी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तथा इन 4 आर्टिकलों की जब भी बात की जाएगी तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला भाग होता है, तो भाग वन क्या है, तो भाग वन क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग वन क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। जबकि इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, 1 से लेकर 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी भाग 2 की, तो भाग 2 में देखते हैं कि नागरिकता का उल्लेख मिलता है, भाग 2 में उल्लेख मिलता है नागरिकता का। अब जब नागरिकता का उल्लेख मिलता है तो थोड़ा नागरिकता के बारे में जान भी लेते हैं कि क्या होती है नागरिकता। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाएगा नागरिकता के बारे में तो हम ध्यान रखेंगे नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। नागरिकता को कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारी नागरिकता कैसी है, तो हमारी नागरिकता है एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता होती क्या है, एकल नागरिकता क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका या स्विट्जरलैंड की बात की जाएगी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात की जाएगी तो हम देखते हैं अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड की बात की जाएगी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अब बात की जाती है कि दोहरी नागरिकता एवं एकल नागरिकता में अंतर क्या है, तो हम देख सकेंगे कि दोहरी नागरिकता वह नागरिकता होती है जिसमें
जो व्यक्ति है देश का नागरिक कहलाता है और राज्य का नागरिक कहलाता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाएगी तो है केवल भारत का नागरिक है, ना कि राज्य का। तो हम कह सकते हैं इसी तरह इनकी नागरिकता की बात की जाएगी तो हमने कहां से इसे अपनाया, ब्रिटेन से अपनाया। अमेरिका से क्यों नहीं अपनाया, तो अमेरिका से इस वजह से नहीं अपनाया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जिससे द्वंद्व हो सकते थे भारत में, तो इस वजह से नागरिकता को कहां से लिया गया है, तो नागरिकता को लिया गया है ब्रिटेन से। अब नागरिकता में कुल कितने आर्टिकल आते हैं, तो हम कह सकते हैं 5 से लेकर 11 तक उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख मिलता है नागरिकता का, अनुच्छेद 5 से लेकर नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम आर्टिकल 5 को अगर देखा जाए, सर्वप्रथम अगर आर्टिकल 5 को देखा जाए तो यह क्या कहता है, नागरिकता का प्रावधान करता है। यह जो आर्टिकल है यह क्या कहता है, तो नागरिकता का प्रावधान करता है। अब नागरिकता का प्रावधान का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं आज अगर हम जब भी कोई फॉर्म में अप्लाई करने जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है राष्ट्रीयता का, तो उसमें पूछा जाता है कि आप अपनी नेशनलिटी को दर्शाइए, तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो अनुच्छेद 5 में मिलता है, अनुच्छेद 5 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 6 और 7 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं इनका उद्देश्य यही था, जिस समय इनकी भारत और पाकिस्तान को बांटा जाता है उस समय इन अनुच्छेदों का काफी मुख्य योगदान था। तो आर्टिकल 6 में क्या उल्लेख मिलता है, पाकिस्तान से भारत करप्शन करने के लिए नागरिकता का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर अनुच्छेद 7 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 7 में उल्लेख मिलता है भारत से पाकिस्तान, अनुच्छेद 7 में उल्लेख मिलता है भारत से पाकिस्तान करप्शन करने के लिए नागरिकता का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर अनुच्छेद 8 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 8 में हम ध्यान रखेंगे जितने भी लोग भारत से बाहर किसी अन्य देशों में निवास कर रहे हैं तो उन्हें जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है तो उसे हम देखकर रखेंगे 8 आर्टिकल में उन्हें मिलता है। एनआरआई के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं, जो भारत से जितने भी भारतीय जो अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं उनका जो उल्लेख मिलता है तो किस आर्टिकल में मिलता है, तो अनुच्छेद 8 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 9 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 9 में हम ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 9 में हम ध्यान रख सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत से बाहर किसी भी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण किया जाएगा तो तो भारतीय नागरिकता यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकता हम कह सकते हैं वह समाप्त कर दी जाएगी। जबकि नागरिकता यह उल्लेख कहां मिलता है, तो अनुच्छेद 9 में मिलता है। जबकि अगर अनुच्छेद 10 की बात की जाएगी तो 10 में क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं 10 में कहा जाता है कि नागरिकता के जो अधिकार हैं वह बने रहेंगे। नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। ये कहां उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 10 में। जबकि बात की जाती है अनुच्छेद 11 की, तो अनुच्छेद 11 में कहा जाता है कि नागरिकता पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। नागरिकता पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में कहा जाता है, तो 11 आर्टिकल में कहा जाता है। जबकि अनुच्छेद 12 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 12 में उल्लेख मिलता है राज्य शब्द की परिभाषा। अब बात ये की जाती है कि राज्य शब्द की परिभाषा का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं राज्य शब्द की परिभाषा का अर्थ होता है कि जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कारखाने या ऐसा कोई पद जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा है तो उसका जो उल्लेख है वह राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। जबकि अनुच्छेद 13 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 13 कहता है बाध्य योग्य मूल अधिकार है वह कैसे हैं, बाध्य योग्य। बाध्य योग्य का अर्थ क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं मूल अधिकार कैसे हैं, बाध्य योग्य। अगर किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 12 से 35 तक अगर उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है। अब ऐसी स्थिति में पहुंचाता कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 13 पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं यह आर्टिकल पहुंचा रहा है 32 कहता है कि 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मांग को रख सकते हैं। जबकि 226 के द्वारा अनुच्छेद 226 के द्वारा यह हम कार्य जो है उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं, यह अपनी मांग उच्चतम न्यायालय में रख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता का उल्लेख मिलता है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की जाती है तो इसका उल्लेख मिलता है। विधि के समक्ष समता को कहां से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन से अपनाया गया है।
कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन से अपनाया गया है, जबकि विधि के समान संरक्षण को अमेरिका से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? अमेरिका से अपनाया जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 15, बात की जाएगी अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाता है, किसी होटल में जाता है, किसी कारखाने में जाता है, अगर वह किसी भी धर्म से संबंधित हो या किसी जाति से संबंधित हो, अगर किसी लिंग से संबंधित हो या स्थान से संबंधित हो, तो ऐसे व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है। ऐसा हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15 कहता है। जबकि अनुच्छेद 16 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 16 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात यहाँ की जाती है, अवसर की समानता। अब अवसर की समता का अर्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं कानून के द्वारा कहा जाता है कि जितनी सरकार या कानून के द्वारा अवसर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जाति, धर्म, लिंग से हो, उसको अवसर इनकी जो है वह समान दिए जाएंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 16 मिलता है। जबकि 17 की बात की जाएगी तो 17 में उल्लेख मिलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का जो अंत है, यानी छुआछूत का जो अंत है, छुआछूत के अंत की बात किसमें की गई है? तो हम ध्यान रखेंगे ये बात की गई है अनुच्छेद 17 में। जबकि 18 की बात की जाएगी तो 18 में उल्लेख मिलता है उपाधियों का अंत। 18 में किसका उल्लेख मिलता है? तो उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत का अर्थ कैसा होता है? तो हम कह सकते हैं जैसे अगर प्रारंभ में देखा जाता है तो हमने देखा प्राचीन भारत की बात की जाए या मध्यकालीन भारत की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ क्या होता था। तो वहाँ पर ये होता था कि राजा जो थे वो उपाधियों को धारण करते थे, लेकिन ऐसा क्योंकि आज हम लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं तो यहाँ कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि नहीं करेगा जिससे समानता को भंग कर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 18 आर्टिकल इनकी रोक लगाता है। केवल यहाँ पर दो बातों का उल्लेख कहा जाता है कि हम उपाधियां धारण कर सकते हैं, केवल शैक्षिक और सैनिक उपाधियां तो धारण कर सकते हैं, लेकिन होनी कैसी चाहिए? शैक्षिक होनी चाहिए या सैनिक होनी चाहिए। इन उपाधियों को हम धारण कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी 19 आर्टिकल की तो 19 में हम कह सकते हैं 19 जो अनुच्छेद है वह कहता है बोलने की आजादी। अब बोलने की आजादी का अर्थ क्या है? तो बोलने का तो अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हम कुछ भी बोल दे जाके। इसका अर्थ यही होता है कि हमें जो भी बोलना है वह संविधान के दायरे में होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को बुरा ना लगे, तो ऐसी भाषा में प्रयोग करनी है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 19 कहता है। जबकि अनुच्छेद 20 की बात की जाएगी तो दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण की बात यह करता है। जैसे मानिए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए तुरंत ही। इसमें यही कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है फिर भी उसका संरक्षण कानून के द्वारा किया जाएगा। यह किसमें उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 20 में उल्लेख मिलता है। जबकि इसके बाद एक ऐसा आर्टिकल है जो कहा जाता है कि सर्वाधिक इंपोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, जिसे संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है, जिसे संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है? तो संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं यही आर्टिकल क्या कहता है? तो हम कह सकते हैं इसे इच्छा की आजादी के रूप में भी जान सकते हैं। इसी में प्रावधान मिलता है, इच्छा की आजादी का भी प्रावधान मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार, पसंद से विवाह करने का जो अधिकार का जो उल्लेख है वह कहां पर मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में मिलता है। जबकि अगर कभी पूछा जाता है राइट टू प्राइवेसी की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख भी, राइट टू प्राइवेसी का जो उल्लेख है वो भी हमें किसके द्वारा मिलता है? तो इसी अनुच्छेद 21 के द्वारा मिलता है। तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि संविधान की रीढ़ अगर कभी पूछा जाता है कि संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है तो अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 22 की तो अनुच्छेद 22 में कहा जाता है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण की जो बात है वह किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद 22 में की जाती है, अनुच्छेद 22 में की जाती है। जबकि अगर अनुच्छेद 23 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 23 में उल्लेख मिलता है मानव दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। बेगार बलाश्रम का अर्थ होता है कि बल से किसी भी व्यक्ति पर काम नहीं कराया जा सकता। अगर कभी पूछा जाता है अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख मिलता है? तो मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलाश्रम आदि का प्रतिषेध या निषेध किया जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद
23 कहता है। जबकि 24 की बात की जाएगी तो 24 तो सर्वाधिक मुख्य अनुच्छेद है, यह कहता है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध की यह बात करता है, बाल श्रम निषेध की बात करता है और ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसे किसी भी कारखाने, उसे किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि स्थानों पर उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है। जबकि अगर बात की जाएगी 25 की, तो 25 को हम याद कर सकते हैं 25, 26, 27 एवं 28। तो हम यह है जो चारों आर्टिकल हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो धर्म से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? धर्म से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। जबकि 26 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को प्रचार व प्रसार कर सकता है। जबकि 27 सर्वाधिक इंपोर्टेंट आर्टिकल जो कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल या स्थान या धार्मिक टेंपल हो या मस्जिद हो आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनकी कर नहीं लिया जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 27 कहता है। जबकि 28 की बात की जाती है तो 28 क्या कहता है? धार्मिक संस्थान खोलने की आजादी। यह क्या कहता है? तो धार्मिक संस्थान खोलने की आजादी। जितने भी अगर आज हम धार्मिक संस्थान खोलते हैं तो उसकी आजादी हमें अनुच्छेद 28 के द्वारा दी जाती है। अब बात की जाएगी 29 की, तो 29 में कहा जाता है यह किसके लिए है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। यह किसके लिए है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है उसका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 में मिलता है। जबकि अगर अनुच्छेद 30 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थान खोलने की आजादी। शैक्षिक संस्थान खोलने की आजादी का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 30 में मिलता है। वह कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 30 में मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी 31 की, तो 31 को हम कह सकते हैं जो संपत्ति का अधिकार था, यह क्या था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। अब संपत्ति का अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो हम एक सरल भाषा में इसे समझ सकते हैं कि जैसे हम देखें, जैसे मानिए कि अगर जैसे हमारा कोई फील्ड बना हुआ है और उस पर और वहां से कहा जाए कि एक हाईवे निकलने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में ये था कि हम रेट दायर कर देते थे और हाईवे नहीं निकल पाता था। लेकिन आज ये जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। और वर्तमान में क्या है कि अगर आज कोई अगर सड़क निकलने वाली है या कोई इनकी हाईवे निकलने वाला है या रेल मार्ग निकलने वाला है तो उसका क्या होगा? वो निकलेगा। लेकिन उसके रूप में जितनी भी हमारी भूमि इस काल में जाती है तो उसके लिए हमें पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसका जो उल्लेख है वो संपत्ति के अधिकार में मिलता है और वर्तमान में है इसे हटा दिया जाता है। और संपत्ति का जो अधिकार है उसे कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और यह कहां पर है? तो 300 के काम में देखने को मिलता है। और 300 के काम में क्या है? तो यह कानूनी या राजनीतिक अधिकार माना जाता है, कानूनी या राजनीतिक अधिकार माना जाता है 300 के काम में। तो इसे हम याद रख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 32 की, तो हम कहा जाता है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद के द्वारा हम किस में जा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में रिट को हम दायर कर सकते हैं। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। जबकि संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि अगर देखा जाता है अनुच्छेद 36 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 36 में उल्लेख मिलता है राज्य शब्द की परिभाषा का। अगर कभी पूछा जाता है कि राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन यह दो अनुच्छेदों में मिलता है, एक अनुच्छेद 36 है, दूसरा कौन सा है? तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 12 और 36 से कहा जाता है कि ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं और इन दोनों अनुच्छेदों में समान बात की गई जिसका नाम है राज्य शब्द की परिभाषा। जबकि अनुच्छेद 37 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 37 में कहा जाता है कि यह अबाध योगी, इसमें कहा जाता है कि यह अबाध योगी। अबाध योग का अर्थ क्या होता है? तो अबाध योग का अर्थ होता है इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इनके लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। जबकि 38 की बात की जाएगी, 38 की तो राज्य DPSP 38 की बात की जाएगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य होगा कि वह सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दें।
यहाँ पर बात की जाती है कि वह क्या दें, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दें। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 39 की, तो अनुच्छेद 39 में उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर वह समान कार्य करेंगे तो हम कह सकते हैं उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है। जबकि बात की जाती है अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 को हम जब भी ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और जिसमें उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का, जिसमें उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह प्रारंभ में भी देखने को मिलती थी, तो यह कहां पर देखने को मिलती थी, तो हम कह सकते हैं ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता था चोल काल में, ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता था चोल काल में मिलता था। जबकि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, और वर्तमान में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं, तो उन 29 विषयों को जोड़ा गया, 29 विषयों को हम कह सकते हैं इसमें जोड़ा जाता है, जो कि इस आर्टिकल के द्वारा जोड़े जाते हैं, तो 243 के जी के द्वारा, 243 के जी के द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि गांधी के द्वारा कहा गया था, गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारत की जो आत्मा है वह कहाँ निवास करती है, तो हमारे गांव में निवास करती है। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ग्राम पंचायतों को लूट का अड्डा बताया जाता है, कहा जाता है कि यह लूट का अड्डा साबित होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक बढ़ावा देने वाले कौन थे, तो गांधी जी थे, जो चाहते थे ग्राम पंचायतों के द्वारा हमारे गांव का संचालन होगा तो देश की प्रगति हो ही जाएगी। लेकिन अम्बेडकर की बात की जाए तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति प्रधान बनता है या सरपंच बनेगा तो वह सिर्फ अपना लाभ देखेगा, ना कि जनता का। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वह कहते थे यह लूट का अड्डा साबित होगा। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ देखी जाती थी, तो चोल काल में देखी जाती थी। जबकि संवैधानिक मान्यता इसे कब प्राप्त होती है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे प्राप्त होती है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 41 की, तो अनुच्छेद 41 में देखेंगे, अनुच्छेद 41 में जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार का अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं राज्य का काम है कि जितने भी राज्य में जितने लोग निवास कर रहे हैं तो उसके लिए कार्य को डिसाइड करना होता है। तो यह किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 41 में मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 42 की बात की जाती है, तो अनुच्छेद 42 में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 42 में जो उल्लेख मिलता है वह कहा जाता है कि महिला प्रसूति सुविधा, अनुच्छेद 42 में जो उल्लेख मिलता है महिला प्रसूति सुविधा को उपलब्ध कराने का जो उल्लेख है वह कहाँ में मिलता है, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 42 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 43 की बात की जाती है, तो अनुच्छेद 43 में क्या उल्लेख मिलता है, तो निर्वहन मजदूरी का जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है, तो अनुच्छेद 43 में मिलता है। निर्वहन मजदूरी का अर्थ क्या होता है, राज्य का काम होगा कि एक मजदूर को इतने पैसे दिए जाएं जिससे उसका घर का संचालन हो सके। तो यह किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 43 में मिलता है। जबकि 44 की बात की जाएगी तो 44 में हम ध्यान रखेंगे, 44 में उल्लेख मिलता है समान नागरिक सहायता का। 44 में उल्लेख मिलता है समान नागरिक सहायता का उल्लेख मिलता है, और यह कहां पर लागू है, तो गोवा राज्य में लागू है। चलाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह चलाने वाले थे। जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 45 की, तो 45 में उल्लेख मिलता है शिक्षा का अधिकार। 45 में उल्लेख किसका मिलता है, तो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख मिलता है। जबकि बात की जाएगी अनुच्छेद 46 की, तो हम ध्यान रखेंगे 46 में उल्लेख मिलता है SC ST का संरक्षण। 46 में उल्लेख किसका मिलता है, तो SC ST का संरक्षण। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जब भी बात की जाएगी, अगर इनकी सुरक्षा की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 46 में योगदान मिलता है। जबकि 47 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 47 में देखा जाएगा कि अनुच्छेद 47 में किसका उल्लेख मिलता है, तो नशीले पदार्थों पर रोक। नशीले जो पदार्थ होंगे उन पर इनकी रोक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 47 में मिलता है।
जबकि 48 की बात की जाएगी तो बलि पर रोक। 48 में क्या उल्लेख मिलता है, जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 48 में मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी 49 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 49 में जो उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि इस अनुच्छेद के द्वारा ही जितने भी हमारे भारतीय देश की बात की जाती है, जितने भी किले बने हुए हैं, तो जितने भी स्मारक बने हुए हैं, उनके संरक्षण का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 49 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 50 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 50 में जो उल्लेख मिलता है, 50 में कहा जाता है कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होगी वह कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो आज हमने इनकी संविधान के इस वीडियो में 1 से लेकर 50 अनुच्छेदों को देखा है और जिसको हमने सही डायरेक्शन और सही वे में कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।